वो भी स्वर्ग में चला गया है अभी 2 दिन पहले। हमारे यहां स्वर्गवासी बोलते हैं, सही नरक में गया हो भाई। एक आदमी से मैंने बोला रहना कहां है? बोला अमेरिका में। मैंने कहा मरना कहां है? बोले भारत में। मैंने कहा ये क्या, रहो वहां और मरो यहां, कमाओ वहां और लकड़ी यहां की फुकवाओ। बोले बाबा जी वहां मरते हैं ना तो लोग बोलते हैं मर गया, हिंदुस्तान में मरते हैं ना तो आगे लिखा जाता है स्वर्गवासी। ये हिंदुस्तान ही ऐसा। पहला घोटाला बोफोर्स घोटाला और अंतिम बड़ा घोटाला कोयला घोटाला। देश के लोगों को याद दिलाते रहना है, देश में एक बड़ी बीमारी है भूलने की। क्या बीमारी है? जवान बेटे की भी मौत हो जाए तो क्या करते हैं लोग? भूल जाते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने। जवान पति की मौत हो जाए, मैंने देखा है कितनी हमारी बेटियां विधवा हो जाती हैं, उनके पति शहीद हो जाते हैं या कोई सड़क दुर्घटना आदि में मर जाते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को पालती हैं और सह लेती हैं और भूलना ही पड़ता है। यद्यपि दिल में तो बातें रहती है लेकिन उतनी मुखर नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी जरा गौर से सुनना मेरी बात, लोगों को भूलने नहीं देना है। बोफोर्स घोटाले से लेकर के कोयला घोटाला कितना का था? 195 माइंस खदानें बेची जिसमें 50 बिलियन टन कोयला, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में होती है 400 लाख करोड़। पूरे देश के लोगों को उनकी असलियत बताना, एक ही काम होगा अब 2014 में। ये अपनी लूट के ऊपर झूठ का पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। ये हमने तो कुछ किया ही। ये अपनी लूट और झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे और हम लोगों को एक एक वार्ड तक समितियां बना करके और घर घर जा करके इनकी लूट और झूठ का पर्दाफाश करना है। बस ये काम हमने कर दिया ना तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। मैंने कहा दुश्मन जब सबसे ज्यादा कमजोर हो ना तब वार करना चाहिए। अब हालात इनकी क्या है? घोटालों से घिरे पड़े हैं, पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं। रुपए का अवमूल्यन इन्होंने इतना कर दिया। पूरे देश के लोगों को बताना, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो रुपए डॉलर पौंड में कितना फासला था? 3 रुपए दे करके डॉलर और 5 रुपए दे करके पौंड मिलता था। 1 3 5 यही फासला था, है ना? 3 रुपए दे करके क्या 3 रुपए दे करके 1 डॉलर, 5 रुपए दे करके 1 पौंड, और आज 61 रुपए दे करके 1 डॉलर और 80-85 रुपए दे करके 1 पौंड। क्या कर दिया इन्होंने हालत? इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। आर्थिक दृष्टि से देश को धकेल दिया पूरी तरह से पीछे। गरीबी, उस समय 3 करोड़ लोग गरीब थे जब भारत आजाद हुआ। कितने लोग गरीब थे? 3 करोड़, और आज गरीब हैं 84 करोड़। ये तो खुद जो है सस्ता खाना खाओ, हमको वोट दे जाओ, इसके आगे कुछ मत सोचो। महंगाई का क्या होगा, गरीबी का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी का क्या होगा, कुशासन का क्या होगा, भारत की समृद्धि कैसे होगी, सलामती कैसे रहेगी हिंदुस्तान की, काला धन कैसे आएगा, भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, व्यवस्था कैसे बदलेगी, कोई बात ही नहीं करना चाहते ना। बोले सस्ता खाना खाओ और हमको वोट दे जाओ। अब देश के लोगों को बोलना है अरे अनाज दे करके हमारे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, ये मुफ्त में भी खाना खिलाएं तो खा जाओ और पैसे भी देते हैं तो ले जाओ, लेकिन वोट इन बेईमानों को नहीं डालना। ऐसा पूरे देश में जागरण करना। और जागरण देखो, मैंने कहा आप और हम क्यों घृणा करते हैं? क्योंकि इनके कार्य ऐसे हैं, इनका चरित्र ऐसा है। उससे हम प्रेम करेंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे। तो पूरे देश में ये वातावरण जन जन तक निर्मित करना और उनको सच्चाई बतानी है। बस सत्यमेव, सच्चाई को बताना है। बस सच्चाई घर घर जाकर के बतानी है। और फिर जीत उसकी होगी जो बूथ पर मजबूत होगा। ये बड़ा सूत्र दे रहा हूं। जीत किसकी होगी? जो बूथ पर मजबूत होगा, जीत उसकी होगी। ये सूत्र है, इसीलिए बूथ लेवल तक फैलना है अपने। जो बूथ पर मजबूत होगा, जीत
उसकी होगी। बूथ पर जिसका यूथ होगा जीत उसकी होगी। 1 बूथ 11 यूथ, ये जीत का मंत्र है। बूथ पर यूथ, बूथ पर जो होगा मजबूत और बूथ पर जहां होगा यूथ वहां जीत होगी। इसके तहत आपको काम करना। अभी गुरु पूर्णिमा पर सब मिले। अभी 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है और सब मिलकर के संकल्प लें कि हमें अपनी आमदनी का 1 से 10% वो सेवा के लिए, संगठन के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अर्पित करना है। 1 से 10%। महीने में जो हमें तनख्वाह मिलती है, जो हमारी कमाई होती है खेती से, व्यापार से, जिससे भी, व्यापार धंधे से, खेती से, नौकरी से, जो भी हमें कमाई होती है, महीने की कमाई का कम से कम 1 दिन तो रखो सेवा के लिए। उसको बचा के रखो, उसको खर्च नहीं करना अपने कामों के लिए। संगठन की रैलियां होती हैं, संगठन के आयोजन होते हैं, संगठन के अलग अलग अनुष्ठान होते हैं, उन सब में खर्च करना है। 12 महीने में से 1 माह का वेतन निकालो, शुरू तो करो। हमारी ये परंपरा रही है। और जीवन, हमारे पास कितनी सुविधाएं, कितने संसाधन, कितना हमारे पास में सामर्थ्य, उसके लिए नहीं, जीवन इसके लिए कि हम कितनी सेवा कर पा रहे हैं। आप सोचो, अमेरिका में एक व्यक्ति, वैसे तो बहुत भोगवादी लोग हैं वहां, लेकिन वहां पर भी कुछ अच्छे लोग हैं। वॉरेन बफेट एक आदमी है, उसने अपनी 200 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर दी। कितने की? सोच सकते हो आप? हम लोग सोचते हैं मेरे पास कितना आ जाए। अतिरिक्त अर्जित करने की चाह ने व्यक्ति को बेईमान बना दिया। अतिरिक्त को जिस दिन अर्पित करने का भाव, उस दिन ये राष्ट्र विश्व की महाशक्ति बन जाएगा। उस दिन भ्रष्टाचार मिट जाएगा, उस दिन बेईमानी खत्म हो जाएगी और उस दिन इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। 2 ही शब्द हैं, अतिरिक्त को अर्जित करने की चाह। पुलिस की नौकरी तो मिल गई, ऊपर से क्या मिलेगा? इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर तो बन गए, कमिश्नर तो बन गए, ऊपर से क्या मिलेगा? इसलिए ट्रांसफर कहां कराते हैं? जहां ज्यादा माल होता है। मिनिस्टर तो बन गए, महकमा क्या मिलेगा? दुकान में नंबर 1 का माल तो बेच रहे हैं, इसमें मिलावट करके ऊपर से क्या कमाई होगी? ये अतिरिक्त की चाह, अतिरिक्त को अर्जित करने के भाव ने व्यक्ति को बेईमान बना दिया। अतिरिक्त को समर्पित करने का भाव, ये हमारी संस्कृति है। इससे धरती पर स्वर्ग आएगा, इससे व्यवस्था बदलेगी, इससे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। अपने लिए कितना जरूरी है? पहनने के लिए 2 कपड़े, जीने के लिए 2 गज जमीन। बैठो, चलो, घूमो फिरो, दौड़ो, 2 गज से ज्यादा एक बार में हमारी जमीन काम, दौड़ोगे तो भी आप जितने जमीन पर आप रहते हो वो 2 गज जमीन होती है, इससे ज्यादा नहीं। चाहे दौड़ लो, चाहे सो जाओ, बैठे रहो। जीने से लेकर के कब्र में पहुंचने तक, शमशान तक। शमशान में भी लकड़ियां जलाएंगे तो 2 गज से ज्यादा में जलते हो क्या? यदि दफनाया भी जाता है तो भी 2 गज से ज्यादा जमीन काम नहीं आती। 2 से ज्यादा वस्त्र पहन नहीं सकता आदमी, और 2 वक्त की रोटी तो, अरे चींटी से लेकर के हाथी तक जो थोड़ा भी हाथ पैर चलाता उसको मिल जाती है। इसलिए इसके बारे में नहीं सोचो, इससे आगे सोचो। वहां से जीवन शुरू होता है और वह है सेवा, वह है सेवा। मैंने कभी भी अतिरिक्त को चाहा ही नहीं। अतिरिक्त तो बहुत दूर की बात है। मैंने तो इसके बारे में भी सोचना छोड़ दिया कि मेरे कपड़े कहां से आएंगे। इतने आते हैं, वो दान करने पड़ते हैं। आप लोग दुकान में जाकर के कभी ना कभी तो ड्रेस खरीदते होगे ना? मुझे तो ड्रेस खरीदे ही कई दशक हो गए। क्यों? कहीं भी जाते हैं तो 2 और ज्यादा मिल जाते हैं तो फिर और दूसरे बच्चों को देता रहता हूं। अब तो मुझे और सन्यासी भी बहुत बनाने हैं, इसलिए
स्वामी विवेकानंद की सार्ध शताब्दी चल रही है ना, उनका सपना था कि 100 नचिकेता बनाने हैं। तो हमने संकल्प लिया कि स्वामी विवेकानंद के जन्म सार्ध शताब्दी पर अभी सितंबर में, जहां शिकागो में जिस दिन भाषण दिया था 150 साल पहले, उसी दिन भाषण देने के लिए दोबारा जा रहा हूं मैं। सत्ताईस सितंबर को। सुनो, अब मैं बात आपसे कह रहा था, और इसके लिए भी आप में से कुछ लोगों को तैयार करना है मुझे। अपने अपने क्षेत्र में आपको भूमिका निभानी है, जहां आप हैं वहीं पर। जैसे अभी भाई लक्ष्मी जी कह रहे थे, जिस गांव में, जिस तहसील में, जिले में, जहां पर हो वहां अपनी भूमिका निभाओ। लेकिन कुछ बड़ी भूमिका निभाने के लिए घर से बाहर आओ, जैसे मैं बाहर आया हूं। मैं यदि अपने घर में रहता, अपने गांव में रहता तो अच्छा, या पूरे देश के बीच आ गया, सबके बीच आ गया, आप सबके बीच आ गया। घर में रहता तो अच्छा है, घर छोड़ दिया तो अच्छा? जोर से तो बोलो। और मैं शादी करा लेता तो अच्छा रहता, या योगी सन्यासी हो गया तो अच्छा? और मैं गुफा में रहता और समाधि लगाता हिमालय में तो अच्छा, या सेवा कर रहा हूं तो अच्छा? अच्छा, आप जीवन में कैसे रहना चाहते हो? खुश रहना चाहते हो ना? तो मैं खुश हूं या दुखी हूं? बाबा यार तो इतने खुश रहते हो, सबको खुशियां बांटते रहते हो। अच्छा, तो मैं खुश हूं, ठीक है। और मैं अच्छा काम कर रहा हूं या बुरा काम? मेरे पास किसी चीज की कमी है? जोर से बोलो। मेरे पास किसी चीज की कमी? मैं खुश हूं या दुखी हूं? मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा काम? अच्छा, आप भी कैसे जीना चाहते हो? खुश रहना चाहते हो या दुखी? और बुरा काम करना चाहते हो कि अच्छा? अच्छा काम करना चाहते हो। और आप चाहते हो, आप भी यही चाहते हो कि मेरी जिंदगी में कोई अभाव? तो मेरी जिंदगी में कोई अभाव, मैं बहुत खुश हूं और काम अच्छा कर रहा हूं। और हिमालय में बैठा नहीं, हिमालय में बैठ के गुफा में समाधि नहीं लगाई, क्या कर रहा हूं? सेवा कर रहा हूं। और घर पर नहीं रहा, घर भी छोड़ दिया। और ब्याह नहीं कराया, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। तो ये सब काम मैंने अच्छे किए, बुरे? जोर से बोलो। कुछ कह रहे बहुत अच्छे। तो ये बहुत अच्छे काम मुझे ही करने चाहिए, आपको भी? तो आप में से कितने ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? तो अब आप कोई शादी नहीं करेगा। आप ही ने तो कहा था शादी करना अच्छा, योगी सन्यासी होना अच्छा, घर में रहना अच्छा नहीं है, घर छोड़ना अच्छा, समाधि लगाना अच्छा नहीं, सेवा करना अच्छा, खुश रहना है, अच्छा काम करना है, और किसी चीज का अभाव जिंदगी में। तो ये तो सारे काम है ही मेरे पास। और हिंदुस्तान की आबादी कितनी है अभी? करीब 125 करोड़। और बच्चे पैदा करने की जरूरत है? जितने हैं उनके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पूरे हैं? बोलो तो। जितने बच्चे हैं उनके लिए पूरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनके लिए पूरा काम, उनके लिए पूरा अच्छा भोजन, उनको सब फल फ्रूट मिले, घी दूध सब मिले, अच्छा पौष्टिक भोजन सबको मिलता, सबके लिए बहुत अच्छे मकान, सबके लिए चढ़ने के लिए अभी भी अच्छी सड़कें। तो फिर और क्यों पैदा कर रहे हो भाई? जब जितने हैं उन्हीं को नहीं संभाल पा रहे, तो मेरी तरह से सबको ही अपना मान लो, फिर अपना पैदा करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं मेरे सामने बैठी हुई सब माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी मानता हूं, इसलिए मैं तो अपना ही दर्शन आप में करता हूं। मैं अपना रूप देखता हूं आप में। हाँ, सच्ची कह रहा हूं। जैसे मैं अपनी माँ से प्यार करता हूं ना, ऐसी सब माताओं से ऐसे ही प्यार करता हूं। सब पिता तुल्य बुजुर्गों को, मेरे बाएं तरफ काफी बुजुर्ग भी बैठे हैं, बुजुर्गों को अपने पिता के समान, अपने दादा के समान मानता हूं। और आप जवानों को अपना हाथ मानता हूं और अपने साथ मानता हूं। अपना छोटा भाई है, अपना बड़ा भाई, छोटे बच्चों को अपने बेटा बेटियों की तरह मानता हूं और हमेशा खुश रहता हूं। यहां शादी नहीं होती तो मेरी शादी नहीं हुई,
फिर शादी होने के बाद बच्चे ना हो तो परेशान, और बच्चे हो जाए नालायक निकल आए तो धी जवाई ले गए, बहुए ले गई, पूत, और ये तो रह गई ऊत की ऊत। उत्तराखंड की त्रासदी में आपदा पीड़ित श्रद्धालुओं की सेवा के बाद पतंजलि योगपीठ ने आपदा पीड़ित निराश्रित महिलाओं के स्वावलंबन एवं अनाथ बच्चों के सहायतार्थ गुप्तकाशी के समीप नारायण कोटी में पतंजलि सेवाश्रम शुरू किया है। इस आपदा में जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे अनाथ बच्चों की सेवा के लिए यदि आप अभिभावक व पालक सदस्य बनकर अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इन बच्चों के जीवन में खुशी लाना चाहते हैं तथा इनके भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार एवं घर जैसा प्यार देकर उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं तो सहयोग हेतु संपर्क करें। पतंजलि सेवाश्रम, नारायण कोटी, केदारनाथ रोड, गुप्तकाशी, उत्तराखंड। जो भी विचारशील, जागरूक, देशभक्त युवक युवतियां स्वयं पूर्ण जागृत होकर ऋषि ऋषिकाओं एवं वीर वीरांगनाओं की तरह सत्य, धर्म व न्याय की स्थापना के लिए सत्ता व व्यवस्था परिवर्तन के कार्य में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, वे आस्था चैनल प्रातः 5 से 7:30 एवं रात्रि 8 से 9 बजे अवश्य देखें। कम से कम 1 माह प्रसारित कार्यक्रमों को देखेंगे तभी आप इस आध्यात्मिक एवं आर्थिक शक्ति संपन्न भारत बनाने के इस आंदोलन को ठीक से समझ पाएंगे। पतंजलि योगपीठ में 10वीं व 12वीं पास प्रतिभाशाली उच्च संस्कारवान युवक युवतियों के लिए वैदिक गुरुकुलम तथा स्नातक व परास्नातक युवा जो आजीवन राष्ट्र की सेवा हेतु संकल्पित हैं, ऐसे सेवाव्रतियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तय किया गया है। इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आचार्य, प्राध्यापक एवं संरक्षक के रूप में वेद दर्शन, उपनिषद व व्याकरण आदि के निष्णात वैदिक विद्वान तथा अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान एवं इतिहास आदि विषयों में प्रामाणिक विशेषज्ञ जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के अभ्युदय एवं उत्कर्ष के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करना चाहते हैं, वे तुरंत संपर्क करें। 09161 921981, ईमेल patanjaligurukulam@gmail.com। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 20 से 30 अगस्त तक योग दीक्षा एवं गुरु दीक्षा के साथ राष्ट्र निर्माण हेतु एडवांस ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। इस कैंप में 10वीं व 12वीं पास तथा स्नातक व परास्नातक पूर्णकालिक कार्यकर्ता व सेवाव्रती बनने के इच्छुक युवक युवतियां ही भाग ले सकेंगे। सेवाव्रती बनने के इच्छुक युवक युवतियां संपर्क करें। बीस से 30 जुलाई तक होने वाले योग दीक्षा एवं गुरु दीक्षा कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आस्था पर अवश्य देखिए। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 1 अगस्त से जड़ी बूटी सप्ताह के दौरान पूरे देश में संगठन के सभी कार्यकर्ता एवं प्रकृति प्रेमी, जागरूक और विचारशील देशवासी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी व नीम आदि औषधीय पौधों को लगाने का अभियान चलाएंगे, जिससे हम धरती को ग्लोबल वार्मिंग व दारुण दुख देने वाले रोगों से बचा सकें। इसी दौरान 1 अगस्त से 6 अगस्त तक पतंजलि योग समिति नेपाल के योग शिक्षक भाई बहनों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए पतंजलि योग पीठ में शिविर रखा गया है। पतंजलि योग पीठ की नेपाल शाखा के अंतर्गत लगभग 30,000 योग शिक्षक एवं कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। नेपाल को आध्यात्मिक एवं आर्थिक शक्ति संपन्न बनाने के लिए बड़ी कार्य योजना हेतु ये शिविर रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पतंजलि योग पीठ नेपाल, मंडी कटार, काठमांडू। संपर्क सूत्र
पतंजलि योगपीठ में श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के सानिध्य में आयुर्वेदाचार्य एवं BAMS आदि वैद्य जो पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित पतंजलि चिकित्सालयों में सेवा देना चाहते हैं, ऐसे अनुभवी, प्रतिभावान व योग्य चिकित्सकों के लिए 10 अगस्त से 10 सितंबर तक 1 माह का योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित एडवांस मेडिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण के बाद सुयोग्य वैद्यों को श्रेष्ठ वेतनमान के साथ पतंजलि चिकित्सालयों में सेवा प्रदान की जाएगी। इस चिकित्सक शिविर में भाग लेने के इच्छुक वैद्य तुरंत संपर्क करें। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार।